गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक्स में हमने कुछ टेलीस्कोप्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और उससे पहले हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम टेलीस्कोप्स की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने आपको टेलीस्कोप स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था द टेलीस्कोप्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड सेकंड वन इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो अभी तक जो हमने जो टेलीस्कोप स्टडी किए हैं उसमें हमने लेंस का यूज किया है, और लेंस की हम बात करें तो लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्ट। तो दीज आर द कैटेगरी ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट तो उसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में स्टूडेंट्स लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ऑब्वियसली बात नाम से पता लगा रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक मिरर चाहिए होगा, और मिरर भी हम जनरली यूज करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो हमें इसमें पढ़ना जरूरी है, तभी हम इस वाले टॉपिक को क्लियरली समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एक टॉपिक आता है स्टूडेंट्स से पहले स्फेरिकल एब्रेशन। Spherical aberration। Now what is spherical aberration students? जैसे कि आपने सभी को पता है कि अगर मैं एक लेंस एक मिरर ले लूं, सपोज दिस इज अ कॉन्केव मिरर ऑफ लार्ज एपर्चर, इसका एपर्चर काफी लार्ज है। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। If the object is at infinity, or we can say if the incident rays are parallel to the principal axis, then these all rays passes from the focus। ये हम सभी को पता है स्टूडेंट कि रेज सारी फोकस से पास होकर जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। बट एक थियोरेटिकल ऑब्जर्वेशन है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, होता है बट वो केवल उस केसेस में होता है जब एपर्चर लेंस मिरर का छोटा हो। If the aperture of the mirror is small, then all the incident rays which are parallel to the principal axis after reflection from the mirror will pass from the focus। This is the condition। Condition क्या है students कि if the aperture is small, आपने क्लास 10 में इसको स्टडी किया है, बट अगर लेंस का मिरर का एपर्चर काफी लार्ज हो जाए उस केस में हम एक फिगर बनाते हैं। दिस इज a concave mirror of large aperture। तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। द रे ऑफ लाइट विच आर क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेज, these are some rays which are very close to the principal axis। This is the principal axis। तो these rays are called axial rays। इन्हें हम बोलते हैं स्टूडेंट एक्सियल रेज। तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, इफ दिस इज द फोकस ऑफ दिस कॉन्केव मिरर, देन these axial rays after reflection from the mirror will actually pass from the focus। ये रेज जो इस मिरर के इस प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज है, जिन्हें हम कह रहे हैं पैराक्सियल रेज, ये सारी की सारी रेज पास होकर जाएंगी कहां से स्टूडेंट्स, इसके फोकस से। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ऐसे अभी भी होता है, ये दीज आर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज। नाउ द रेज विच आर फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कुछ रेज है स्टूडेंट्स विच आर फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, इन्हें हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पैरा एक्सियल रेज। आई थिंक यही होगा ये वर्ड। सॉरी स्टूडेंट्स, इन्हें हम बोलते हैं पैरा एक्सियल rays which are closer to the principal axis, and the rays which are far away from the principal axis are known as marginal rays। तो यहाँ पे जब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये रेज फोकस से पास होकर नहीं जाती है, बकायदा ये थोड़ा पहले ही क्या हो जाती है, कहीं कट कर जाती है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रही है आप समझ रहे होंगे। द रेज which are closer to the principal axis will actually pass from the focus, जो कि क्लास 10 में पढ़ा था और क्लास में भी 12th में पढ़ा हुआ है। बट द रेज which are far away from the principal axis called marginal rays will not passes from the focus after reflection। ये थोड़ा पहले कहीं मीट कर जाती है और डिफरेंट रेज डिफरेंट पॉइंट पे एक्सिस को कट करेगी। तो इसमें से इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कोई ऑब्जेक्ट है अगर जो इन्फिनिटी पे है उसकी अगर हमें इमेज बनानी है तो हमने वो एक्चुअली फोकस में बननी चाहिए जहाँ पे सारी रेज मीट करती हैं, बट एक्चुअली सारी रेज फोकस में मीट कर ही नहीं रही है। कुछ फोकस में मीट कर रही है, वो कौन सी है? पैरेलल रेज व्हिच आर क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द रेज व्हिच आर फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड मार्जिनल रेज will focus before the focal length or before the principal focus of the mirror। तो इस केस में हमें इमेज क्लियर नहीं दिखती है, क्लियर नहीं मिलेगी हमें इमेज, और इसकी इनएबिलिटी को हम बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। तो व्हाट इज स्फेरिकल एब्रेशन? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द लार्ज स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, ड्यू टू विच all the rays which are parallel to the principal axis does not focus on the principal focus। This inability is called spherical aberration। कुछ rays जो closer है principal axis के will actually passes from the focus, but the rays which are away from some rays are away from the principal axis called marginal rays will actually meet the principal axis before the focus। तो इस केस में हमें इमेज क्लियर नहीं मिलेगी और इसे हम बोलते हैं spherical aberration। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हमें रिमूव करना है। स्फेरिकल एब्रेशन को तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? इसके लिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि हम यूज करेंगे पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर पैराबोलिक मिरर यूज करेंगे हम, जिसका शेप पैराबोलिक का होगा, कुछ इस टाइप का शेप होगा पैराबोलिक मिरर। और इस केस में अगर हम कुछ रेज डालें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम मीट नहीं होती, इस तरह का एब्रेशन नहीं होगा, मतलब सारी रेज एक ही पॉइंट से पास हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी रेज एक ही पॉइंट से पास हो जाएंगी, इसे हम बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। तो ये हम स्फेरिकल एब्रेशन की प्रॉब्लम है वो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस वाली प्रॉब्लम से, सॉरी इस पैराबोलिक मिरर की हेल्प से। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है स्टूडेंट्स, लेंस के साथ प्रॉब्लम होती है। एक लेंस के साथ भी प्रॉब्लम होती है, वो होती है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेंस मेकर फॉर्मूला, जहां हमने पढ़ा था कि फोकल लेंथ होती है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। और 1/f जो होता है वो होता है पावर, तो दिस इज द पावर ऑफ लेंस। हम ये भी कह सकते हैं दिस फ्रॉम द लेंस मेकर फॉर्मूला the power of length becomes mu minus 1/r1 minus 1/r2। now as you all know that according to Cauchy's formula, एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे आगे अकॉर्डिंग टू कॉची, क्लास 9 में 10th में आपको बताया था। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी लेंस का इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे हम कह सकते हैं सिंस फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन से पावर ऑफ लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू refractive index, or from this formula, Cauchy's formula, the refractive index of the medium of the lens is inversely proportional to wavelength। Therefore, we can say power is inversely proportional to wavelength of the light used। Now, this is the formula main use हम ध्यान में करेंगे, हम ग्राफ बनाना चाहिए, ग्राफ बना सकते हैं power of lens versus lambda is inversely proportional to each other। Now, lens का भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स। सपोज दिस अवर लेंस, मैं फिगर पहले क्लियर कर दूं इसको। दिस इज अवर कॉन्वेक्स लेंस। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया है स्टूडेंट्स कि अगर a ray which is parallel to the principal axis will pass from the focus of the lens। ये हमने क्लास 9 10th में पढ़ा और अभी 12th में पढ़ा हुआ है, ये आप सभी को पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। The incident ray which are parallel to the principal axis will pass from the focus after reflection from the lens। बट प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे होगी स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो लाइट है ये डिफरेंट कलर्स की है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ व्हाइट लाइट, सपोज द सोर्स इज एमिटिंग अ व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट
में हमारे पास 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर आपको सबको पता है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, इस टाइप से। विबग्योर हम बात कर लेते हैं, विबग्योर। अब सपोज दिस इज अ लाइट ऑफ वाइट लाइट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है विबग्योर में यहाँ बात करें डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ डिफरेंट होगी, तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होगा, एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला द पावर ऑफ द लेंस विल बी डिफरेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं केवल 2 कलर्स लेके चलूं उसमें, वायलेट एंड रेड, तो वी हैव 2 लाइट्स, वी हैव 2 रेज, या ऐसे कीजिए स्टूडेंट्स, इसी को हम लेके चलते हैं यहाँ पे। दिस इज अ वाइट लाइट, इसको मैं ले रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे वायलेट और रेड ले रहा हूँ, 2 कलर ले रहा हूँ इसमें, बाकी कलर मैंने फिलहाल थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि दोनों की पावर डिफरेंट, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, एज यू ऑल नो दैट द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट। फ्रॉम दैट फॉर्मूला वी कैन से द पावर ऑफ लेंस फॉर रेड लाइट is less than the power of lens for violet color। तो पहले कौन सा लाइट पावर ज्यादा किस लाइट के लिए होगी, इस लेंस की, वो होगी वायलेट कलर के लिए, और कम किसके लिए होगी, रेड के लिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रे पहले फोकस हो जाएगी, थोड़ी देर में फोकस होगी, इस टाइप से। तो सिंस दिस इज द फोकस, क्योंकि यहाँ पावर किसकी ज्यादा है, वायलेट की ज्यादा है, तो ये वायलेट कलर हो जाएगा, दिस इज वायलेट और दिस इज रेड। तो 2 फोकस हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, 2 डिफरेंट कलर्स की, 2 डिफरेंट कलर्स हैं, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे फोकस हो रहे हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे होती है स्टूडेंट्स कि लेंस में हमें जो प्रॉब्लम मिलती है वो होती है स्फेरिकल, क्रोमेटिक एब्रेशन। इसी टर्म को हम क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, वी कैन से द इट इज द इनएबिलिटी ऑफ लेंस, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ लेंस टू फोकस ऑल द विजिबल स्पेक्ट्रम एट अ सिंगल पॉइंट। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें विबग्योर की हम बात करेंगे, तो क्योंकि डिफरेंट कलर के डिफरेंट वेवलेंथ होगी, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी डिफरेंट पावर होने वाली है। तो हर ये जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है विल मीट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स में मीट करेगा। तो अगर हम 7 कलर्स की बात करें तो 7 कलर के लिए डिफरेंट इसमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंट है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जिसकी हम इमेज फॉर्म कर रहे हैं लेंस की हेल्प से, उसकी इमेज भी हमें साफ क्लियर नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ऑल द रेज आर नॉट मीटिंग एट अ सेम पॉइंट। एक डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, और इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। तो वी कैन से इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द इनएबिलिटी ऑफ लेंस टू फोकस द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑन द सिंगल पॉइंट। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। तो यही प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्रोमेटिक एब्रेशन में लेंस के साथ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लेंस, क्योंकि अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसको हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, तो उसमें हम लेंस का यूज करते हैं। तो वहां पर प्रॉब्लम ये होती है क्रोमेटिक एब्रेशन की, इमेज हमें जो मिलती है वो क्लियर नहीं दिखाई देती क्योंकि इस क्रोमेटिक एब्रेशन की वजह से। तो अब हम यूज करते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। उसके लिए हम पढ़ते हैं क्या, उसके लिए हम लेंगे एक स्फेरिकल मिरर्स, बट स्फेरिकल मिरर्स में प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें होता है स्फेरिकल एब्रेशन, जो भी हमने जस्ट कवर किया हुआ है। तो इन दिस केस द स्फेरिकल मिरर इज रिप्लेस्ड बाय पैराबोलिक मिरर। तो ये प्रॉब्लम भी समझ सॉल्व हो जाती है। देखिए, जैसे मैंने इस लेंस के बदले यूज किया एक पैराबोलिक मिरर, तो पहले तो मैंने लेंस के बदले एक मिरर यूज कर लिया। तो अगर जैसे मिरर यूज करेंगे तो क्रोमेटिक एब्रेशन का अपना भी रिमूव हो जाएगा। और हम यूज कर रहे हैं पैराबोलिक मिरर, तो जो हमारे पास स्फेरिकल एब्रेशन वाली प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हम यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैराबोलिक मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, दे आर द इमेज फाउंड बाय दीज टेलीस्कोप्स आर मच ब्राइटर एंड हाई रिजॉल्विंग पावर। बहुत अच्छी इनकी इमेज होती है, बहुत शार्प इमेज बनती है यूजिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एंड जो इनका रेजोल्यूशन होता है वो भी काफी हाई होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए, you have two telescopes, one is refracting type telescope and second one is reflecting type telescope। तो आप कौन सा प्रीफर करेंगे अब कुछ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए? तो ऑब्वियसली आप यूज देखेंगे वहां पे, आप यूज करेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बिकॉज इट फॉर्म्स मच ब्राइटर इमेज एंड हाई रेजोल्यूशन इमेज एज कंपेयर टू द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो इसमें स्टूडेंट्स इसमें भी हमारे पास 2 टाइप के टेलीस्कोप आते हैं।
First one is Cassegrainian. Cassegrainian telescope. तो Cassegrainian telescope में क्या होता है उसका मैं आपको फिगर बनाता हूँ यहाँ पे रफली. It consists of a parabolic mirror, this is the primary mirror, or we can say this is the objective mirror. Now we use a secondary mirror, this is a concave mirror, which is fixed by support, two supports. This is our primary mirror. Now second one we use convex mirror, and this convex mirror is called secondary mirror. Now we have an eyepiece. Now we have the incident rays coming from the distant object. These are the incident rays coming from the distant objects. As you can see that this is a parabolic mirror, so it has no spherical aberration as well as chromatic aberration. After that, they will reflect it from this path, and similarly this rays is reflected along this path, and the final image is formed by the eyepiece. तो ये कुछ इसका फिगर होता है स्टूडेंट्स. ये हमारे पास जो इंसिडेंट रेज है ये आ रही है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से which are placed at infinity. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक प्राइमरी मिरर यूज किया हुआ है which is of पैराबोलिक मिरर. उसने लाइट को रिफ्लेक्ट किया. ये सेकेंडरी मिरर कॉन्वेक्स है हमारे पास, इसको सेमी फील्ड लाइट को रिफ्लेक्ट किया. फाइनल इमेज हमारी बनी इस आईपीस में. तो ये होता है हमारे पास कैसग्रेनियन टेलीस्कोप. सेकंड आता है हमारे पास न्यूटोनियन टेलीस्कोप. न्यूटोनियन टेलीस्कोप. तो यहां पे भी हम यूज करेंगे पैराबोलिक मिरर्स को. सपोज दिस इज अवर parabolic mirror. The rays are coming from the distant object. These are the rays coming from a distant object. Now, suppose this is the principal axis of this parabolic mirror. ये हमारा parabolic mirror students. तो light will reflect. तो उससे पहले जहाँ पे देखिए इसका फोकस होगा कहीं ना कहीं पे इसका, उससे पहले हम एक मिरर प्लेस कर देंगे, प्लेन मिरर. दिस इज अवर प्लेन मिरर inclined at an angle of 45 degree with the principal axis. ये 45 डिग्री पे inclined होगा स्टूडेंट्स with the principal axis. आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे this is 45 डिग्री एंगल. तो इस साइड से, और देन फर्दर ये रे रिफ्लेक्ट होंगी विल मीट हियर. और यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम बोलते हैं फिर से आईपीस. इसकी हेल्प से हम इसकी इमेज फॉर्मेशन को इजीली देख सकते हैं. तो दिस इज आवर न्यूटोनियन टेलीस्कोप. तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हमने एक पढ़ा कैसग्रेनियन टेलीस्कोप और एक हमने पढ़ा न्यूटोनियन टेलीस्कोप. यहाँ पे हमने पैराबोलिक मिरर यूज किया हुआ है. जैसे ये रेज हैं फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जैसे फोकस में मीट करेगी उससे पहले हमने एक प्लेन मिरर प्लेस कर दिया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द प्रिंसिपल एक्सिस. देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द आईपीस. नाउ
Students, there are some advantages. Some advantages of reflecting type telescope over refracting type telescope. कुछ एडवांटेजेस होते हैं स्टूडेंट्स, और एग्जाम में कई बार आता भी है, बट आर एडवांटेजेस. तो पहला तो बहुत सिंपल सा एडवांटेज है स्टूडेंट कि जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, दे फॉर्म मच ब्राइटर इमेजेस एंड मच ब्राइटर एंड हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एज कंपेयर टू द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. जो इमेज फॉर्म करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये होता है मच ब्राइटर इमेज और मच हाई रेजोल्यूशन इमेजेस. सेकंड वन इज there is no spherical aberration because the lens is replaced by the mirror. क्योंकि जब हमारे पास मिरर लेंस ही नहीं है, तो अगर लेंस नहीं होगा तो हमारे पास क्रोमेटिक एब्रेशन तो नहीं होगा. आ रही बात समझ स्टूडेंट्स? क्रोमेटिक एब्रेशन केवल लेंस के केस में होता है, मिरर के केस में नहीं होता. तो देयर इज नो क्रोमेटिक एब्रेशन इन केस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. सेकंड वन इज हमने जो लेंस जो मिरर यूज किया वो हमने यूज किया पैराबोलिक मिरर. सिंस द मिरर इज पैराबोलिक शेप, देयरफॉर देयर इज नो स्फेरिकल एब्रेशन एज वेल. तो यहाँ पे हमें स्फेरिकल एब्रेशन भी नहीं मिलता है. तो these are some advantages of reflecting type telescope over refracting type telescope. इमेज बहुत ब्राइटर बनती है स्टूडेंट्स और शार्प बनेगी एज कंपेयर टू द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो. आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है यहाँ पे स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन. तो स्फेरिकल एब्रेशन में क्या था स्टूडेंट्स कि जो रेज है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर, वो फोकस से पास होकर सारी की सारी रेज फोकस से पास होकर नहीं जा रही है. द रे व्हिच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड पैराक्सियल रेज, these actually passes from the focus, but the rays which are far away from the focus, from the principal axis, called marginal rays, will not pass from the focus. तो इसकी वजह से हमें इमेज क्लियर नहीं मिलती है और इसे हम बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ हो. आप नोट्स बनाइए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.